हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अपना प्राचीन हिस्ट्री का इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास का जो एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, हमने पहला लेक्चर पूर्वा पाषाण काल के बारे में देखा। ये दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आप पहला लेक्चर हमारा देख लिए होंगे और आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध कराऊं जिससे आपके जो टारगेट है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारे द्वारा या हमारी टीम द्वारा जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है। तो हम थोड़े से रिवीजन करेंगे जो पूर्वा पाषाण काल के बारे में, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। पूर्वा पाषाण काल स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। स्टोन एज के अंतर्गत, स्टोन एज में पूर्वा पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें निम्न पूर्वा पाषाण काल और मध्य पूर्वा पाषाण काल, उच्च पूर्वा पाषाण काल। पूर्वा पाषाण काल की हम कुछ विशेषताएं देखे थे, उनकी जिंदगी, उस मानव की, पूर्वा पाषाण काल के जो मानव थे, आखेटक और संग्राहक थे, धातुओं से अनभिज्ञता थी और लिपि नहीं थी उनके पास, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। और उनके पास संसाधनों की कमी थी। आग के हालांकि जानकारी तो प्राप्त थी, बट उसका भरपूर नियमित मात्रा में उपयोग नहीं करते थे। और हम देखे थे कि पूर्वा पाषाण काल के जो निम्न पूर्वा पाषाण काल है, कोर संस्कृतियाँ थी, और मध्य पूर्वा पाषाण काल में फलक संस्कृतियाँ, और निम्न उच्च पूर्वा पाषाण काल में ब्लेड संस्कृतियाँ देखे थे। तो पूर्वा पाषाण काल जो था वो प्लीस्टोसीन एज में था, जहाँ पे हिमयुग था, और धीरे धीरे जो उच्च पूर्वा पाषाण काल था वहाँ पे हिमयुग से टेम्परेचर बढ़ा। अब मानो थोड़े से उसके आवास, रहन सहन, जलवायु परिवर्तन के कारण से, तापमान बढ़ोतरी के कारण से अब अपने माइंड का, अपने दिमाग का, मस्तिष्क का उपयोग करके अब अपना समाज का, अपने खुद का विकास और वृद्धि करने लगा। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में किस तरह का मानव आता है। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, इंग्लिश में बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं। मध्य पाषाण काल की जो टाइम है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व है। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम, समय काल बताया गया है। आप इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा कहीं बहुत कम किताबों में मिलता है कि या नहीं, लगभग के बराबर होता है। जो भी कार्बन डेटिंग से काल का प्रयोग किया जाता है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व, वही हम सर्वमान्य मानते हैं। इस काल में मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ये संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल पूर्वा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल कहलाता है। मध्य संक्रमण काल का मीन्स होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो विभिन्न क्षेत्रों का मिश्रण हो, दो विभिन्न चीज़ों का मिश्रण हो, उसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं ऐसे चीज़ों को। तो संक्रमण काल में हम देखते हैं पूर्वा पाषाण काल की जो चीज़ें चली आ रही है वो तो है ही है, बट यहाँ पे थोड़े से जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में के वृद्धि के कारण से मानव का रहन सहन,
और उनका विकास में भी वृद्धि हुई। ठीक है, हालांकि अभी भी मानव आकेटक और खाद्य संग्राहक है, बट यहाँ पत्थरों का जो उपयोग था, इसे छोटे पत्थर यूज करते थे, माइक्रोलिथिक छोटे पत्थरों का यूज होने लगा था। सबसे पहले भारत में देखें तो माइक्रोलिथिक एज की जो उपकरण प्राप्त किया गया वो सीएल कार्लाइल महोदय के द्वारा 1867 एडी में विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघु उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन के लघु उपकरण प्राप्त हुए, जिस उस उपकरण की जो आकार था वो 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मध्य पाषाण काल के सबसे पहले कौन उपकरण प्राप्त किए और कहां से प्राप्त किए? सीएल महोदय द्वारा, सीएल कार्लाइल महोदय द्वारा 1867 ईडी में ईस्वी में विंध्य पर्वत के क्षेत्र में लघु उपकरण प्राप्त हुए। विंध्य पर्वत ये पड़ता है यूपी के मिर्जापुर के आसपास, बेलन घाटी के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र के आसपास जो यूपी है, यहाँ के आसपास क्षेत्रों में विंध्य पर्वत क्षेत्र, मिर्जापुर के आसपास। ठीक है, यहाँ पे कई सारे स्थान पाए गए, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और इन पत्थरों में जो उपकरण पाए गए, इन पत्थरों का कौन से पत्थर का उपयोग किया जाता था? ये था क्वार्टजाइट, जो कि ऑलरेडी हमने पूरा पाषाण काल में देखा। क्वार्टजाइट का यूज किया जाता था, चैड का यूज किया जाता था, फिलिट का, जिस्पर का। यहाँ पे कुछ और पत्थर का उपयोग किया गया, कार्नेलियन, स्फैटिक, कैल्सिडोनी, आर्गेट, ये बहुमूल्य पत्थर थे, इनका भी उपयोग करने लगे। छोटे पत्थर का उपयोग करने से फायदा ये होता था कि अब ये लोग छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। ठीक है, और पशु पक्षियों का शिकार करने लगे। खाद्य संग्राहक तो आज भी हैं, उत्पादक यहाँ पे नहीं है, लेकिन उत्पादक जो बनते हैं, खाद्य उत्पादक, वो नवपाषाण काल में बनते हैं। हम नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि का वहाँ पे पुरजोर तरीके से उपयोग किया जाता था, बट यहाँ पे पशुपालनों का साक्ष्य मिला है, जिसके कारण से ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं पशुपालन मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हम एक एक स्थल के बारे में देखेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब। ठीक है, सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करते थे। अस्थायी जीवन, कई जगहों पर इनके स्तंभ मिलेंगे। जो स्तंभ मीन्स होता है कि जब घर बनाए जाते हैं तो जो छत होती है, जिस चीज़ पर टिकता है उसे स्तंभ बोलते हैं। जैसे जो छत की दीवार, छत होता है और छत का जो सरफेस एरिया होता है, वो स्तंभ टाइप के बनाए जाते थे। स्तंभ वो लकड़ी के हो सकते थे या पत्थर के होते थे। इस आधार से कहा जा सकता है यहाँ से शुरुआत हो गई अस्थायी जीवन की, बट नियमित तौर पे नहीं हुआ था। मृद भांड की शुरुआत हुआ यहाँ पे। मृद भांड मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट हो गया था। मृद भांड कहाँ से पाया गया था, इन पे हम बात करेंगे। लग्नाथ से पाया गया मृद भांड, और जगहों से मृद भांड पाए गए थे। चौपानी मांडो से मृद भांड पाए गए थे। ये सब बातें करेंगे। आग की प्रचलन काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जिससे ये पता चलता है कहीं न कहीं मध्य पाषाण काल के मानव अब पके भोजन का उपयोग करने लगे। ठीक है, और इनका जो समाज था धीरे धीरे, अब बैंड समाज तो यहाँ पे था, लेकिन अब जैसे ही खाद्य संग्राहक जिंदगी इनकी थोड़ी सी और आसान हो गई, जिस तरह से पक्षपातों का उपयोग होने लगा, तीर और कमान का उपयोग होने लगा, तो अब ये मानो धीरे धीरे छोटे तीर और कमान से छोटे छोटे जानवरों, मछलियों, पक्षियों, इन सब को मारकर या शिकार कर कर अपना भोजन बनाते थे, भोजन करते थे, जिसके कारण से जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। ठीक है, इस तरह के मानव यहाँ थे।
आखेटक और आखेटक एवं खाद्य संग्राहक मानव यहाँ पे भी है, अभी भी वही काम कर रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन बताया मैंने, जैसे जैसे बदलाव हुआ उनके तापमान में वृद्धि हुई, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, ये सब देखने को मिलता था, जिससे मानो अब धीरे धीरे हिमयुग से ख़त्म हो गया। आपने देखा, हमने बताया था कि जो उच्च पूर्व पाषाण काल है वहाँ से ही मानो अब होलोसीन होमोसिम्पियंस के अंतर्गत आने लगा था। तो यहाँ भी होलोसीन का काल चल रहा है, जो कि अब तापमान में बढ़ोतरी हो गई और क्या हुआ, मानो अब पहाड़ों से और जंगलों से उतरकर अब मैदानी भागों में आकर रहने लगा। ठीक है। नए नए किस्म के पौधे और नई प्रजातियां जानवरों को यहाँ पर उत्पन्न होने लगी, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे आपको पता होगा कि जेनेटिक्स में जो आनुवंशिकता होता है उसमें म्यूटेशन प्रोसेस होता है। अगर म्यूटेट होता है कहीं न कहीं नए प्रजातियां, नए स्पीशीज का जन्म होता है। तो ये कहा जा सकता है अब धीरे धीरे यहाँ पे नई नई प्रजातियां का आना, जनसंख्या वृद्धि होना, खाद्य संग्राहक होना। सबसे पहली बार टेक्नोलॉजी का यूज, तीर और कमान जो प्रक्षेपास्त्र थे, मिसाइल था, यहाँ पे शुरुआत हो गई है। ठीक है। ये हम मध्य पाषाण काल में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसके स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ पे इसके स्थल से क्या प्राप्त किए गए हैं, और इस जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल हैं, वही हम बात किए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, या आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी को, यूपीपीसीएस को, या किसी अदर स्टेट पीसीएस को, जितने यहाँ पे फैक्टर लिखे गए हैं इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे किस तरह के स्थल प्राप्त हुए हैं। हम मैप में देखेंगे। मैप में देख सकते हैं सराय नहर है, मैदाहा है, दमदमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीन स्थल, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सहर नहर के जो सराय नहर स्थान है, ये प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ एक जिला है, वहाँ ये तीनों स्थल स्थित है। ठीक है। हाँ, इनके जो उपकरण प्राप्त किए गए थे, हालांकि ये ब्लेड संस्कृतियां, क्रोड, नुकीला औजार थे, और त्रिकोण, नवचंद्राकार, समलम प्रकार के यहाँ पे अब औजार बनने लगे। त्रिकोण मीन्स होता है इस तरह के त्रिभुज आकार, नवचंद्राकार इस तरह के, यहाँ पे पकड़ के ये वार करते थे जानवरों को, कि यदि यहाँ से नुकीले स्थान से कहीं से भी अगर जानवर को लगेगा तो जानवर कहीं लहूलुहान हो जाएगा। समलंब आकार के, इस तरह के समलंब जिस तरह का बनता है, तो इस तरह के रहते थे कि कहीं भी नुकीले जो इसके नुकीले क्षेत्र हैं, यहाँ से किसी भी जानवर, पशु पक्षी या किसी पर लगेगा तो वो लहूलुहान होकर गिर जाएगा। शिकार करते थे, आखेट करते थे। ठीक है। सराय नहर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यह स्थान यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से 37 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और माना जाता है ये 37 नर कंकाल, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सामूहिक नरसंहार हुआ होगा या बाह्य आक्रमण हुआ होगा। एक साथ 37 नर कंकाल मिलने से ये इतिहासकारों का मानना है। ठीक है। एक कब्र में 4 मानव कंकाल हैं, एक साथ दफनाए गए हैं, और उनका जो दफनाए जाने का तरीका है, पूर्व में उनका पैर है, लेग है, और पश्चिम में उनके हेड है। इस तरह से दफनाए गए हैं। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप कि अब मानव की जो संस्कृतियां हैं, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान पूर्वक भाव से, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, अब दफनाने की यहाँ से जो एक प्रकार की परंपरा विकसित हो रही है। आर यू गेटिंग? मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे पूरी बात हमारी, जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, बट हमारी कोशिश है कि आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, जिससे आप खुद से नोट डाउन करें, लिख लें अपने कॉपी पेपर में,
और ये इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, कई सारी किताबों के, चाहे एडवांस हो एनसीईआरटी हो, सबसे मिलाकर यहाँ पे लिखा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा लाभ हो। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ कर न आए और गलत करके न आए। एक बार आप देखिएगा, जब भी एग्ज़ाम देंगे, अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको 100% ये पता चलेगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको भी लिया हूँ यहाँ पे, और नए क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेंगे प्लेन्स के, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्तंभ गर्त का, यहाँ पे स्तंभ गर्त मीन्स वही जिस हिसाब से बताया कि छत होती है, छत की दीवारों को जो टिका रहता है, छत की दीवारें जिस दीवार पे, उससे गर्त कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। स्तंभों का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं यहाँ पे मानव आवास बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हे मिलने से तात्पर्य ये है कि मानो अब आग की जो एक उपलब्धि थी अपने भोजन पकाने में, वह समर्थ है और नियमित उपयोग कर रहा है। सामूहिक रूप से ऐसा 8 गर्त चूल्हे मिले हुए हैं। झोपड़ी का निर्माण मैंने बताया, निवास कर रहे थे। ये मुख्य बातें जो थी सराय नहर के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थल है यूपी के महदहा, जो यूपी के प्रतापगढ़ जो जिला है, वहाँ पे महदहा एक स्थल है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिला होगा या मिलेगा। ठीक है, सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाण काल स्थल है। यहाँ से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। आभूषण कहे तो हड्डियों के बाला टाइप के मृग जो होते हैं, उनके जो हड्डी होती हैं, उनसे मालाएं बनाए हुए प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अब मानो अपने दिमाग का, जो मस्तिष्क का यूज करके अब वो अपनी खूबसूरती, सौंदर्य पर भी प्रकाश डाल रहा है, सौंदर्य के भी ओर बढ़ रहा है। यहाँ से आभूषण के जिस तरह से गहने प्राप्त हुए हैं, उस हिसाब से मान सकते हैं आप कि अब मानव सौंदर्य की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक है, मानव ऐसे धीरे धीरे पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में जैसे जैसे उसका मानव का विकास, क्रिएटिविटी बढ़ता गया दिमाग की, मस्तिष्क की, वैसे वैसे वो अपना रहन सहन, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, इन सब पर एक बेहतर तरीके से उपयोग करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं महदहा के अंतर्गत युगल समाधान। यहाँ पे युगल समाधान मतलब एक जोड़ा प्राप्त हुआ है, जो जिसका सर वही पश्चिम की ओर और उसका पैर, लेग जो है पूर्व की ओर है। यहाँ पे कई सारे जानवरों के अवशेष पाए गए, जैसे जो पालतू जानवर या जंगली जानवर, बाघ, इस तरह के जो जानवर थे। ठीक है, यहाँ पे भी स्तंभ गर्त और चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ का मानव भी, मैदान मानव भी आवास बनाना स्टार्ट कर दिया था और पक्के भोजन का प्रबंध करने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दमदमा के बारे में। ये भी प्रतापगढ़ के, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दमदमा। यहाँ से 41 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ है। ठीक है, और 5 कब्र में युगल समाधान है। 35 कब्र में एक एक करके एकल समाधान है। तो ये, इससे यह पता चलता है कि यहाँ के मानव अब मध्य पाषाण काल के मानव अपने ही पूर्वजों के प्रति सम्मान पूर्वक से उनको दफनाने लगे। यहाँ से अब कब्रिस्तान या कब्र की तरफ आगे बढ़ने लगे, या यहाँ से कब्र की या मानव की सम्मान के पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गई ये सारी चीज़ें। जिस तरह आज के मानव जब अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग धार्मिक स्थलों में, धार्मिक जो समाज है उनका अलग अलग तरीके से दफनाया जाता है,
समाधान होता है, या फिर उनको दफना दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन अवशेष जो बचते हैं फिर उसे कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर, ये पारसियों में होता है इस तरह का। और मुस्लिमों में आपको देखा है उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। हिंदुओं में होता है कि उनको दाह संस्कार हो जाता है, उनको जलाया जाता है अग्नि के द्वारा। ठीक है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है अब सारी चीज़ें। दमदमा हम देख लिया। लव पाषाण उपकरण बहुत सारे प्राप्त हुए दमदमा से। ठीक है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, आभूषण प्राप्त हुए हड्डियों के, और मानव वही है कि सौंदर्य की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसके उपकरण अब हड्डियों के बनने लगे, पत्थरों के थे ही ना। आगे चलते हैं। जानवरों की हड्डियां प्राप्त होने, कई सारी जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और पक्षियां, मछलियों, कुछ ये कछुए की हड्डियां प्राप्त हुई हैं यहाँ पे दमदमा से, जिससे ये पता चलता है कि अब जिस हिसाब से तीर और कमान का उपयोग कर रहे हैं, तो अब छोटे छोटे जानवर हो, पक्षियों और मछलियों का भी इनका सेवन स्टार्ट हो गया है। अब खाने लगे हैं, भोजन बनाने लगे हैं। इस तरह के मानव यहाँ के मध्य पाषाण के मानव। नेक्स्ट जो स्थल है इम्पोर्टेंट, ये चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो ये पड़ता है यूपी के मिर्जापुर के आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ से मृदभांड मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृदभांड की शुरुआत मध्य पाषाण काल से देखने को मिल रही है इस हिसाब से। और मिट्टी से और बांस से बने हुए दीवार भी, बांस मतलब लकड़ी के बने हुए जो दीवार होते हैं वो भी प्राप्त हुए मिट्टी और लकड़ी के। जैसे आप गांव में जाते होंगे या गांव में कभी देखे होंगे झोपड़ियाँ जो बनाई जाती थी, तो वहाँ के जो चारों ओर से घेरे जाते थे उस छत को, वो लकड़ी के होते थे, उस पर लेप लगाया जाता था मिट्टी के। आर यू गेटिंग? तो ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है चौपानी मांडो से। माना जा रहा है कि मानव अब धीरे धीरे अपने रहने के लिए, उसे ठंड से बचने के लिए, या जो भी अपने आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं, आवास बनाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल इंपॉर्टेंट है इसके, महत्वपूर्ण है आदमगढ़। ये होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये महाराष्ट्र नीचे है, ऊपर ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पे आदमगढ़ है। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी सूक्ष्म आकार के उपकरण पत्थर के प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के, कंकाल के। यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद में पड़ता है, होशंगाबाद जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे आदमगढ़ पड़ता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट स्थल है मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य पाषाण काल के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपकरण के साथ साथ वहाँ की भीमबेटका की एक गुफा है। उस गुफा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में पता चलता है। वहाँ की रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि वहाँ के मनोरंजन किस तरह के होते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे भीमबेटका के बारे में, उनकी चित्र के बारे में, किस तरह के चित्र हैं। नेक्स्ट स्थल हम देखते हैं बागोर। ये बागोर आपके राजस्थान में एक जिला है भीलवाड़ा, वहां पे स्थित है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है बागोर में। यहाँ पे बागोर के जो मानव थे, वहाँ के रहने वाले जो मानव थे मध्य पाषाण काल के, अब पशुओं को पालने लगे हैं। ठीक है, जिससे भैंस, गाय, इस तरह के जो जानवर थे इनका भी उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, सांबर एक क्षेत्र है वहीं पर आपके राजस्थान में, वहां से प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, और बागोर से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये सब सारी चीजें उन्हें बात किया। नेक्स्ट स्थल है, ये पड़ता है आपके गुजरात में लंगनाज से 14 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं।
8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं और पशुओं के हड्डी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन भी लगनाथ से प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से यहाँ से मृदभांड की शुरुआत होने लगी है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। विंध्य जो पर्वत क्षेत्र है, लिखैया एक स्थल है मिर्जापुर के आसपास। 17 नर कंकाल पाए गए हैं। जो उनका सिर जो है वो हेड जो है पश्चिम की ओर है और पैर जो है पूर्व की ओर है। ठीक है, मोरहाना पहाड़ है और बघाई खोर या बघाटी खोर एक स्थल है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे शैल चित्र पाए गए हैं और कई सारे जो चित्र हैं या तो शिकार करते हुए या तो माता और बच्चे का चित्र प्राप्त हुआ है। इस तरह के चित्र प्राप्त होने से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो आर्थिक जीवन है मध्य पाषाण काल के मानव की, वो अभी भी आखेट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वहीं पर निर्भर है। वो उसी से अपना जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। इन सामूहिक चित्र प्राप्त हुए हैं, नृत्य गान के चित्र प्राप्त हुए हैं, संगीत के बजाने इस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका के गुफाओं से। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो मध्य पाषाण काल के मानव थे, इनका समाज अभी भी वैसे ही है जैसा हमने देखा उच्च पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल से थोड़ा से भिन्न है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें अब बदलाव होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो पूर्व पाषाण के भी लक्षण दिख रहे हैं और नव पाषाण के भी लक्षण दिख रहे हैं। नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि मानो अचानक उनका किस तरह के समाज बनता है, उनका निवास स्थान बनता है, किस तरह के कृषि व्यवस्था करने वाला अस्थायी जीवन, उनका एक अलग का समाज आ जाता है उनका। अभी भी यहाँ पे बैंड समाज है, हालांकि पहले पूर्व पाषाण काल से इनका समाज थोड़ा सा सुदृढ़ हुआ है। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज सुदृढ़ होने से कि मानव जो थे यहाँ के मध्य पाषाण काल के, कि जो यहाँ के वयोवृद्ध थे वो घर पे रहते होंगे, महिलाएं घर पे रहती होंगी, वो खाद्य संग्राहक का काम करती होंगी, जो नौजवान लोग होते हैं वो शिकार करने के लिए जाते होंगे। ठीक है, बच्चों को देखभाल महिलाएं करती होंगी, वयोवृद्ध करते होंगे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं जितनी सारी चीजें हमने बात किया। हाँ, मेसोलिथिक पीरियड शब्द का सबसे पहले प्रयोग हार्डर वेस्ट्राक द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका देखना है आपको, CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य पर्वत क्षेत्र में लघुपर्ण प्राप्त हुए हैं जो 1 से 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉर्जाइट, चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर, कार्नेलियन, स्फैटिक, कैल्सिडोनी, अर्गेट बहुमूल्य पत्थर का उपयोग किया जाता था, जो कि कुछ पत्थर पुराने थे, पूर्व पाषाण काल के थे, कुछ नए आए हुए हैं। और ये पत्थरों का आकार से किस प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। ब्लेड जो हमने पुरानी संस्कृतियाँ देखी थी पूर्व पाषाण के उच्च पूर्व पाषाण काल में, क्रोड वाली, कोर वाली जो संस्कृतियाँ थी, नुकली औजार वाले वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। ब्यूरोन पॉइंट जिस तरह से बनते थे, जो छेदने के काम आते थे, काटने के काम आते थे, या फिर इनकी जो ब्लेड संस्कृति में हमने देखा छुरा, चाकू इस तरह के यूज करते थे। जो ब्लेड आकार के होते थे, दोनों तरफ से काटे पीटे जाते थे। कुछ भी जो मान लीजिए जानवरों का खाल हो गया, किसी पेड़ पौधों के उसके छाल निकालने, पत्तियां काटने में, उसके जो ब्रांच है उनको शाखाओं के काटने में यूज किए जाते थे। और त्रिकोण आकार के, त्रिकोण मतलब त्रिभुज आकार के यहाँ पे अब औजार बनाए गए पत्थरों के, जिससे कि हड्डियों के औजार भी यहाँ पे बनाए जाते थे। नौचंद्राकार के औजार बनाए जाते थे। नौचंद्राकार नहीं होता, इस तरह के होते थे कि जिससे कि ऐसे इस तरह के रहते थे कि पकड़ के या इधर साइड या इधर साइड पकड़ के अगर किसी भी जानवर को मारा जाए कि उसका कोई ना कोई नुकीला भाग उससे लगे और लौलुहान होकर गिर जाए। समलंब आकार के होते थे, समलंग टाइप के इस तरह के औजार में। सरायनहार से हमने देखा 37 नरकंकाल पाए जाते थे। सामूहिक नरसंहार होता था, बा आक्रमण ऐसा माना जाता था 37 नरकंकाल एक साथ मिलने से कि इनका सामूहिक नरसंहार हुआ होगा या तो बाह आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ अपनाए गए थे, जिनका जो सिर है वो पश्चिम की तरफ है, पैर कहाँ पूर्व की तरफ है। स्तंभ गर्त का निर्माण, चूल्हों का निर्माण, सामूहिक निवास, झोपड़ियाँ पाई गई, ये सब है। मैदाह के बारे में देखा हमने, सबसे प्राचीनतम
जो मध्य पाषाण काल की स्थल है मादा, यहाँ पे हड्डियों को उपकरण आभूषण के और युगल समाधान देखा है। जिस तरह से हेड के यहाँ पे पश्चिम की ओर, लेकिन पैर जो होते थे इनके पूर्व की ओर। जानवरों का अवशेष पाए गए, कई सारे जानवरों का स्तंभ गर्त, ये सब दमदमा से देखा 41 नरकंकाल पाए गए, एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में यूपीपीसी से या किसी एक एग्जाम में। 5 कब्र युगल समाधान, 35 कब्र एकल समाधान होते थे। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, हड्डी के उपकरण आभूषण, ये जानवरों की हड्डियां, पक्षियां, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां प्राप्त की गई दमदमा से। चौपानी मांडे से हाथ से बने मृदभांड, मिट्टी और बांस की दीवार पाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य पाए गए, जिनमें कई सारे पशु वहाँ पे क्या करते थे, पाले जाते थे, या वहाँ पे जंगली पशु और कुछ पालतू पशुओं की साक्ष्य ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, उनका अनुमान लगाया गया है कि इस तरह की सारी चीजें होती होगी। ठीक है, ऐसे मानव रहते होंगे। और हमने देखा है लंगनाथ से 14 नरकंकाल पाए गए और 8 गर्त चूल्हे, पशुओं की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, ये सब लंगनाथ से जो गुजरात में पड़ता है। बागौर से पशुपालन के साथ प्राचीनतम, जहाँ पे बहुत सारे पालतू पशुओं को यहाँ पे पालतू पशुओं को अपनाया जाता था या पाला जाता था। ठीक है, मानव कंकाल भी पाए गए। सांबर से प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से गुफा चित्र पाए गए। गुफा चित्र में उसमें क्या क्या थे, उसमें शिकार करते हुए मानव को बताया गया। भीमबेटका में माता और बच्चे का चित्र दिखाया गया है। इस तरह से उसमें नृत्य, गायन, संगीत के चित्र भी दिखाए गए। सामूहिक रूप से वहाँ पे लोगों का चित्र दिखाया गया। इस तरह से माना जा सकता है कि मध्य पाषाण काल के लोग सामूहिक रूप से रहते होंगे। उनका कोई भी प्रचलन, रीति रिवाज यहाँ से आपको देखा किस तरह से हमने बताया कि वहाँ के मानव अपने पूर्वजों के लिए दफनाने का काम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, कब्रिस्तान इस तरह के बनाना। ठीक है, ये सब हमने बात करी है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। विंध्य पर्वत क्षेत्र से लखैया से 70 नरकंकाल प्राप्त हुए। इसका जो सिर है पश्चिम की ओर है और पैर जो है पूर्व की है। मोरहाना पहाड़ी और बगही खोर से यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जाता है कि मानो अब धीरे धीरे अपना हर संस्कृतियाँ इस सब सारी चीज़ें देखने लगे। बाकी हमने बता दिया जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ, उनके नए नए चीज़ें विकसित होने लगी। उनकी संस्कृति, समाज, आर्थिक सारी चीज़ें हमने बताया। इनका जो राजनीतिक व्यवस्था वही बैंड समाज था, वहाँ पे मानो इस तरह के होते थे। थोड़ी सी जनसंख्या ज़्यादा, अब देखिए क्या हुआ कि तीर कमान के उपयोग होने लगा, छोटे पत्थर का उपयोग होने लगा, तो खाद्य संग्रह की ज़्यादा मात्रा में हुआ तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। तो हो सकता है उस समाज थोड़ा सा बढ़ गया होगा। ठीक है, इस तरह के हैं। मानव धीरे धीरे अब कई कई जगहों पर कुछ इसके अनाज के दाने भी प्राप्त हुए हैं, जो कि एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ के मानव अब कृषि की ओर चल रहे हैं कि नहीं, कृषि भी जानने लगे या उनके अनाज का उपयोग करने लगे हैं कि नहीं, ऐसा माना नहीं। अभी तक पूर्णतः तरह से किसी इतिहासकारों द्वारा ये नहीं कहा जा सकता है कि कृषि का यहाँ से प्रचलन स्टार्ट हो गया था। कृषि का प्रचलन जो हुआ है नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम अगर यदि इससे रिलेटेड, मध्य पाषाण काल से रिलेटेड और कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि हम उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं यदि आपका छोटा मोटा क्वेश्चन है। नहीं तो अगर बड़ा क्वेश्चन है और कुछ इसमें ऐड करवाना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे हमारे जितने भी सोशल मीडिया पे आप जाकर कहीं से मुझे आप मैसेज करेंगे, उसके हम जवाब देंगे। ठीक है, बाकी आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेट होते हैं, हमें पोटेंशियल मिलता है, हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारे पास उस तरह के अभी उपकरण नहीं है जिससे कि हम बेहतर और HD क्वालिटी में आपको वीडियो दे सके। जो हमारे पास छोटे मोटे उपकरण हैं उसी के जरिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों का एक छोटा सा टीम है। हम चाहते हैं कि यदि आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिले तो हम आपको बेहतर चीज़ें देंगे, जिससे कि आप मिसगाइड ना हो। आपके जो सपने हैं, चाहे IAS अफसर बनने का या PCS अफसर बनने का, उसमें संघर्ष IAS टीम की, संघर्ष IAS की तरफ से आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, जिससे आपके सपने, आपके टारगेट लक्ष्य में संघर्ष IAS का एक बेहतर योगदान हो। धन्यवाद, थैंक यू।